औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये वाइटल साइन चैप्टर हमने स्टार्ट की थी। वाइटल साइन चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन टू वाइटल साइन इन डिटेल से एक्सप्लेन की थी। फिर हम उसमें टेम्परेचर पढ़ने आ रहे हैं। टेम्परेचर को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किए थे। अभी आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस एंड फेजेस ऑफ फीवर को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इस तरह की फेजेस होती हैं या स्टेजेस होती है कि जब फीवर आ जाती है। सो जब एक बंदे को फीवर हो जाते हैं तो उस फीवर के दरमियान जो मुख्तलिफ़ किस्म की फेजेस या जिसको हम स्टेजेस कहते हैं वो क्या हो जाती है, नमदार होती है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या हो जाती है कि जब एक बंदे को फीवर हो जाती है तो सबसे पहला जो आपके पास फेज या स्टेज आती है वो ऑनसेट होती है। ऑनसेट आपके पास क्या है कि एनविजन ऑनसेट ऑफ फीवर पीरियड ऑफ राइजिंग आल्सो कॉल्ड कोल्ड और चिल फेज। देखिए स्टूडेंट, ऑनसेट का मतलब है कि एक चीज़ का लग जाना, ठीक है ना, कि एक चीज़ लग जाती है किसी बंदे को तो उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं उसको हम ऑनसेट कहते हैं कि एक चीज़ किस तरह आती है, किस तरह लगती है, ठीक है ना, तो इसको हम ऑनसेट कहते हैं। सो सबसे पहले स्टेज जो होती है या पेज जो होती है फीवर की वो ऑनसेट है। तो ऑनसेट में क्या होता है कि एक बंदे को क्या हो जाता है, जस्ट उसको टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कूल फेज कहते हैं या चिल फेज भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि एक बंदे को अगर टेम्परेचर हो जाती है तो उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है उससे थोड़ा सा एलिवेट यानी इंक्रीज हो जाती है उसकी टेम्परेचर, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑनसेट कहते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास आती है कोर्स। तो कोर्स में क्या है कि स्टेडियम फीवर हैज़ रीच इट्स पीक लेवल एंड रिमेन कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड प्लेटो पेस। इसमें क्या है कि सेकंड पेस पे अब क्या हो जाती है कि ये जो आपके पास सबसे पहले क्या हो जाती है, ऑनसेट आ जाती है। मींस कि एक बंदे को टेम्परेचर हो जाती है, उसकी टेम्परेचर में एलिवेशन आ जाती है, इंक्रीजमेंट आ जाती है। सेकंड पे जो आपके पास पेज है या स्टेज है जिसको हम कोर्स कहते हैं, तो कोर्स में क्या है कि वो जिस बंदे को फीवर हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि उसकी एलिवेशन हो जाती है, वो अपनी पीक पे चली जाती है। फिर वो डिपेंड करता है कि उसको कौन सा फीवर हो रहा है, ठीक है ना। फिर हम डिस्कस करते हैं कि उसको इंटरमिटेंट, कांस्टेंट फीवर, ये आपके पास रेमिटेंट फीवर है, कौन सा फीवर उसको हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि फिर कोर्स स्टेज में पेज में क्या हो जाती है कि वो फीवर अपने पीक लेवल तक पहुंच जाती है और वहाँ तक ये क्या हो जाती है, रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर में एलिवेशन आ जाती है, सो अगर एलिवेशन कम आ गई है या उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज आ रही है, फॉर एग्जांपल 100 तक आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, तो अगर 101 है तो फिर ये डिपेंड करता है कि 101 भी आपके पास क्या है, एबनॉर्मल है, मतलब कि इंक्रीजमेंट है, 102 भी है, 103 भी है। फिर ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ फीवर है और उसने किस तरह कांस्टेंट रहना है, ठीक है ना, 101 पे रहना है, 102 पे रहना है, 103 पे रहना है। फिर ये डिपेंड करता है कि कोई भी आपके पास फीवर होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर वो क्या हो जाती है, ये डिपेंड करता है। सो सबसे पहले आपके पास ऑनसेट हो जाती है, इट्स मीन कि किसी बंदे को फीवर हो जाती है। सेकंड स्टेज पे कोर्स, इट्स मीन कि वो अपने पीक लेवल तक पहुंच जाती है, उसमें एलिवेशन इतनी आ जाती है कि वो ये अब सोचता है कि मैं अपनी क्या हो जाऊँ, अपनी जो पीक लेवल है उस तक मैं चला जाऊँ। तो ये क्या है, कोर्स है। थर्ड पे आपके पास आती है अबार्टमेंट। तो अबार्टमेंट क्या है कि डिफर्वेसेंस एलिवेटेड टेम्परेचर डिक्लाइन आल्सो कॉल्ड एज फ्लश फेज डिफर्वेसेंस, या इसमें बेसिकली इसका मतलब ये है अबार्टमेंट का कि अगर हम देख ले तो कोर्स में हमने ये डिस्कस किया कि क्या हो जाता है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाते हैं, वो अपने पीक लेवल पे चले जाते हैं। सो इट्स मीन कि वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेज पे इस तरह होता है कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गई है ये अभी क्या हो जाना है, डिक्रीज होना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस तक लेके आना है खुद को। तो अबार्टमेंट का मतलब ये है कि जो आपके पास एलिवेटेड टेम्परेचर हुई है, इट्स मीन कि जो टेम्परेचर आपके पास इंक्रीजमेंट उसमें आई है अभी उसमें क्या होगा, डिक्लाइन, कम हो, जिसको हम क्या कहते हैं, एज अ फ्लश पेस कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि फ्लश पेस का भी यही मतलब है कि अगर ये इंक्रीज हो गया तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, डिक्रीजमेंट की तरफ आएगा, तो डेट्स वाई इट्स कॉल्ड फ्लश पेस, ठीक है ना। सो मेनली हमने ये डिस्कस किया स्टेजेस और पेजेस ऑफ फीवर में कि सबसे पहले एक बंदे को टेम्परेचर हो जाते हैं तो इसको हम अनसेट कहते हैं। फिर वो टेम्परेचर एक कांस्टेंट टाइम तक रहते हैं जिसको हम कोर्स कहते हैं। फिर ये जो टेम्परेचर है अगर डिक्रीजमेंट की तरफ आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अबार्टमेंट कहते हैं। समझ आ रही है।
इसके बाद क्या है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर का मतलब ये है कि अगर हमने ये जो 3 पेज या स्टेजेस एक्सप्लेन की, तो उस स्टेजेस को हमें किस तरह पता चल जाएगी कि अभी क्या है, आपके पास ऑनसेट चल रही है को, या आपके पास कोर्स चल रही है, या डिफर्वेसेंस चल रही है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी जो साइन सिम्टम होती है फीवर की, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या हो जाती है कि एक बंदे को कौन से स्टेज के फीवर में अभी ये क्या है, वो मतलब ये है कि उसको लगी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख ले कि ऑनसेट में क्या होता है कि ऑनसेट में बंदे को कोल्ड और चिल पेज होती है, यानी उस टाइम इंसान को सर्दी लगती है, ठीक है ना। तो अगर आप देख ले तो सिंपल मतलब ये है कि अगर एक बंदे की टेम्परेचर इंक्रीजमेंट उसमें आनी है, तो उसकी जो नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी होती है उसमें क्या होगी, अल्ट्रेशन आएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसमें अल्ट्रेशन आएगी तभी एक बंदे को फीवर होगी। अगर उसमें अल्ट्रेशन नहीं है तो एक बंदे को फीवर कभी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर ऑनसेट पेज है तो उसमें सबसे पहले आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, साथ में आपकी रिस्पायरेटरी रेट और उसकी जो डेप्थ होती है वो भी इंक्रीज होती है। साथ में इंसान को शेवरिंग हो जाती है, शेवरिंग पैलेट, या कोल्ड स्किन होती है, या कंप्लेंट ऑफ फीलिंग कोल्ड, या साइनोटिक नेल बेड्स, गूसोफ्लेश अपीयरेंस ऑफ द स्किन, सेसेशन ऑफ स्वेटिंग। देखिए स्टूडेंट, ऑनसेट जो आपके पास पेज होती है ना, तो उसमें क्या है कि जो नॉर्मल आपकी फिजियोलॉजी होती है उसमें चेंजेस आती है। जब उसमें चेंजेस आती है तो इट्स मीन कि उसने अभी क्या करना है, अपनी नॉर्मल जो उसकी क्या है एक चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उससे इंक्रीजमेंट आनी है। अगर उसमें इंक्रीजमेंट आनी है तभी क्या होगा, एक चीज़ में डिफेक्ट आएगी, उसमें चेंजेस आएगी, जैसे कि फीवर हो गया। तो सबसे पहले आपकी जो सिंपल मतलब है कि एक बंदे को फीवर हो गया तो इट्स मीन कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब इंक्रीज़ हो जाती है तो उस टाइम हमने डिस्कस किया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी एक्टिवेट हो जाती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ हो जाती है सो इट्स मीन कि वो क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं या वेजो डायलेशन करते हैं ना, सॉरी वो वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, सही है, जब आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो उस टाइम क्या हो जाती है कि वो वेसल कंट्रैक्ट हो जाती है, तो इट्स मीन कि वो उस एरिया तक एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि उसको नहीं मिलती। तो उसी की वजह से जो उसका अपना नॉर्मल फंक्शन होती है वो क्या हो जाती है, इबनॉर्मल। इट्स मीन कि उसमें इंक्रीजमेंट आती है। तो उसी की वजह से जो आपकी हार्ट रेट होती है या आपकी रिस्पायरेटरी रेट होती है या उसके दरमियान जो साइकिल होती है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाती है, या उसकी जो डेप्थ होती है उसमें चेंजेस आती है, जिसकी वजह से एक बंदे को शेवरिंग फील होता है। और फिर क्या हो जाता है, कूल स्किन। सिंपल मतलब है कि कूल स्किन इसी की वजह से लगती है कि जब आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में इस तरह होता है कि एक एरिया को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होती। जब ब्लड सप्लाई नहीं होती तो उसी की वजह से क्या होगा, वो एरिया आपके पास कूल हो रहेगा, जिसकी वजह से जो आपके पेशेंट होते हैं वो क्या करेगा, आपके कंप्लेंट करेगा कि वो क्या करेगा, उसको सर्दी लग गई। या साइनोटिक नेल बेड्स का मतलब ये कि सिंपल अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो उसी की वजह से जो आपकी नेल्स होती हैं वहाँ पे साइनोसिस काज होगी। या गुस्से फ्लैश अपीयरेंस ऑफ द स्किन, आपको इस तरह लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की पता नहीं कोई चीज़ काटी जा रही है, या इस तरह की आपके पास ये इससे अच्छा इसमें देख लें जो आपके पास सेसेशन ऑफ स्वेटिंग होती है, तो सेसेशन ऑफ स्वेटिंग का भी यही मतलब होता है कि ड्यूरिंग ऑनसेट में आपकी जो टेम्परेचर होती है ना, तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट उसकी होनी है, तो उसी की वजह से जो आपकी स्वेटिंग है वो भी स्टॉप होती है। सेकंड पेज पे आप देख ले तो वो कोर्स आती है जिसको हम प्लेटो पेज कहते हैं। सो एब्सेंस ऑफ चिल्स, स्किन दैट फील वार्म, फोटोसेंसिटिविटी, glassy eye appearance, increased pulse and respiratory rate, increased thirst, mild to severe dehydration, drowsiness, restlessness, delirium or convulsion, herpetic lesion of the mouth, loss of appetite. If the fever is prolonged, malaise, weakness and itching muscles. ये अभी आपके पास कौन सा, अभी अगर एक बंदे को कोर्स स्टेज में है या कोर्स पेज में है या जिसको हम प्लेटो पेज भी कहते हैं, उस पेज में है, तो उसकी कौन सी इस तरह की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है जो कि फीवर के दरमियान आती है। तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ चिल्स। कोर्स पे इस तरह होती है कि वो जो आपके पास चिल स्टार्ट होती है वो अभी स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन होती है वो अभी क्या हो, वार्म होगा, ठीक है ना। क्यों वार्म होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपकी चिल्स होती है ऑनसेट में, उसी की वजह से क्या हो जाता है, आपको सर्दी लग रही होती है। अभी कोर्स जो प्लेटो पेज है तो उसमें जो आपकी चिल्स होती है वो एब्सेंस होती है,
जिसकी वजह से जो आपकी स्किन होती है वो वार्म फील होगा, मतलब ये कि थोड़ा सा वो क्या करेगा, गर्म होगा। फोटो सेंसिटिविटी, जो आपके पास क्या है कि कलर को हम प्रॉपर तरीके से इसको नहीं देख सकते हैं। ग्लासी ये अपीयरेंस होगा, साथ में इंक्रीज पल्स इन रेस्पिरेटरी रेट। सिंपल ये है कि ऑनसेट से अगर आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद क्या होती है कि इंक्रीज थर्स्ट, माइल्ड टू सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर आपके पास क्या है, डिहाइड्रेशन हो रही है, सो इट्स मीन कि आपकी जो बॉडी है तो उसमें जो फ्लूइड लेवल है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको थर्स्ट लगेगा। ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस, डिलीरियम, कन्वर्जन, ये चीज़ें क्यों होती है, ड्राउजीनेस ड्राउजी होगा, आप रेस्टलेसनेस होगे, ठीक है। डिलीरियम और कन्वर्जन, ये सारी की सारी चीज़ क्यों आती है, इसी की वजह से आती है क्योंकि मेनली आपकी देख ले कि जो आपकी मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपकी ब्रेन के पार्ट प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर रहे तो उसी की वजह से क्या होगा, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, मेनली ब्रेन करता है ना। तो उसी की वजह से आप क्या होगा, रेस्टलेसनेस और ड्राउजी फील करेगा। हाइपोटिक लीजन ऑफ द माउथ, ज़्यादातर जो आपकी एक लीजन आती है माउथ के ऊपर जिसको हम छाले कहते हैं, सही है। छाले अलग होते हैं लेकिन जो ज़्यादातर बीमार लोग होते हैं उसकी थोड़ा सा वो छाले आती है जिसको हम हाइपोटिक लीजन ऑफ द माउथ कहते हैं। या लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या होती है कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर फीवर हो तो उसी की वजह से आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब भूख का न लगना, ठीक है ना। मलेज होगा, वीकनेस होगा एंड एचिंग मसल होगा, जिसकी वजह से अगर देख लें वीकनेस, ये सारी चीज़ें क्यों होती है, प्रॉपर तरीके से आप खुराक नहीं खाते, उसी की वजह से आप क्या कर लेते, आपकी बॉडी की प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होती। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होती तो उसी की वजह से क्या होगा, जो आपको क्या है, भूख सही तरीके से नहीं लगे तो आपकी मसल प्रॉपर तरीके से किस तरह काम करेंगे। आप शुगर प्रॉपर तरीके से नहीं लेते और मेनली शुगर है तो एक अगर हम देख ले तो आपकी जो मसल होती है ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस चीज़ के हेल्प की वजह से करते हैं, मेनली जो आपके पास शुगर होती है, ठीक है ना। थर्ड स्टेज पे डिफर्वेसेंस में क्या होती है कि फीवर अबार्टमेंट फ्लश फेज। फीवर अबार्टमेंट का मतलब है कि इसका जोर तोड़ जाते हैं, ठीक है ना। और फ्लश फेज इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी टेम्परेचर अभी डिक्लाइन होना है, तो स्किन द अपीयरेंस फ्लश एंड फील वार्म, स्वेटिंग, डिक्रीज शेवरिंग, पॉसिबल डिहाइड्रेशन। अब क्या है कि अगर इसमें क्या हो जाती है कि जो आपकी फीवर होती है अभी कमी की तरफ आएगी, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन होती है वो फ्लशी होगा, ठीक है ना, और गर्म होगा। स्वेटिंग आपके पास होगा, डिक्रीज शेवरिंग, पॉसिबल डिहाइड्रेशन। और स्वेटिंग होती है तो उसी की वजह से क्या हो जाती है, जो आपको शेवरिंग नहीं लगेगी क्योंकि आपकी हीट क्या होगा, अभी लॉस आपसे हो रही है, तो इसी की वजह से आप क्या होगा, अब शेवरिंग नहीं लगेगी। और इसी की वजह से क्या होगा, स्वेटिंग हो रही है तो पॉसिबल हो सकता है कि डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया। सो हाइपोथर्मिया इज़ अ कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल विच इज़ 95 फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइपोथर्मिया सिंपल मतलब है कि 95 डिग्री से और 95 फ़ारेनहाइट से और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपकी टेम्परेचर कम हो जाए तो क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, ठीक है ना। द थ्री फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथर्मिया आर, अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी इस तरह की आपकी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से एक बंदे को हाइपोथर्मिया हो जाती है। तो सबसे पहले कि एक्सेसिव हीट लॉस, एक बंदा है और उससे बहुत ज़्यादा हीट लॉस होती है। तो अगर हीट लॉस आपसे होती है सो इट्स मीन कि ये क्या है, आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करती। इट्स मीन कि वो जितने भी उसकी आपकी बॉडी में टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं। तो उसी की वजह से क्या होगा, एक्सेसिव हीट लॉस की वजह से भी हाइपोथर्मिया हो सकती है। या इनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन टू काउंटरैक्ट हीट लॉस। अब क्या है कि अगर आपकी हीट प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, ठीक है ना, हीट प्रोडक्शन नहीं होती तो उसी की वजह से क्या होती है, हीट लॉस बहुत ज़्यादा आपसे हो रही है लेकिन हीट प्रोडक्शन कम है। सो हीट लॉस ज़्यादा एक चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा इस तरह की स्वेटिंग आपसे हो रही है, कुछ इस तरह की और चीज़ डिहाइड्रेशन आप हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि जो आपकी टेम्परेचर है वो अभी कमी की तरफ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन आपकी बॉडी में कम हो रहा है लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि एम्पेयर हाइपोथैलेमिक थर्मो रेगुलेशन, जो आपकी थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है ना, ये हमने डिटेल से पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि जो आपकी थर्मो रेगुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं। इफ़ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज आर डैमेज बाय फ्रीजिंग कोल्ड द रिजल्ट इज फ्रॉस्ट बाइट। इसमें क्या होते हैं कि फ्रॉस्ट बाइट इज मोस्ट कॉमनली इन हैंड, फीट, नोज एंड एयर इन विच आइस क्रिस्टल फॉर्म इनसाइड द सेल एंड डैमेज इट। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास क्या है
कि प्रॉपर तरीके से जो आपकी सेल्स और टिश्यूज़ होती है ना, तो अगर वो डैमेज होती, क्यों डैमेज होती? क्योंकि उसको भी प्रॉपर तरीके से पता है कि अगर आपकी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसने सेट की होती है कि इस टेम्परेचर तक आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर उसमें कोई अल्टरेशन आती है तो उसी की वजह से जो आपकी अंडरलाइंग टिश्यूज सेल्स होती है उसमें चेंजेस आती है, जिसको हम फ्रोस्टबाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये मेनली आपके पास हैंड्स, फीट, नोज एंड एयर इन विच आइस क्रिस्टल फॉर्म इनसाइड द सेल एंड डैमेज इट। ये मेनली क्या होते हैं कि जो आपके पास यही एरिया होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट आपके पास क्या है, प्रोन होती है, तो उसी की वजह से क्या हो जाती है कि जो आपकी ये एरिया होती है तो उसमें मेनली आपके पास जो जितने भी सेल्स और टिश्यूज होती है वो डैमेज होती है, क्योंकि उसकी नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रहते, तो उसी की वजह से जो आपकी सेल्स और टिश्यूज होती है वो फ्रोस्टबाइट में क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया क्या है कि डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, ठीक है ना। कि इसमें क्या होता है कि अगर आपकी टेम्परेचर, सिंपल मतलब है कि हाइपोथर्मिया है तो आपकी टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन इसी की वजह से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिवियर शिवरिंग इनिशियली, क्योंकि इनिशियली में आपके पास शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये इनिशियली में शिवरिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर लेती है, वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करते हैं, क्योंकि वो हीट को लॉस कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो ये सोच रहे हैं कि अरे हीट को मैं ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ तो मैंने हीट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो उसी की वजह से इनिशियली वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इनिशियली जो आपकी शिवरिंग होती है वो बहुत इंक्रीज होती है। थर्ड पे आप देख ले कि फीलिंग ऑफ कूल एंड चिल। अब ये फीलिंग आपके पास क्या आती है कि ज़्यादातर अगर हाइपोथर्मिया हो तो हाइपोथर्मिया के दरमियान क्या हो जाती है कि आप ज़्यादातर जो है वो क्या करेंगे, आपको सर्दी लगेगी। इसका मेनली रीज़न भी यही होता है कि जब आपको सर्दी लग रही है सो इट्स मीन कि अभी आपकी बॉडी क्या करते हैं, हीट को लॉस नहीं कर रहा, वो ये सोचते हैं कि हीट को मैं क्या करूँ, प्रोड्यूस करूँ। सो अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से तो उसी की वजह से क्या होगा, आपको शेवरिंग होगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि पेल कोल वेक्सी स्किन। ये पेल कोल और वेक्सी स्किन क्यों होगा, क्योंकि मेनली मैंने आपको बताया कि अगर हाइपोथर्मिया होती है तो इट्स मीन कि अगर हाइपोथर्मिया हो रही है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से जो आपकी मेनली स्किन की कलर होती है वो पेल होती है, ठीक है ना। और आपकी क्या होती है कि हीट आपकी प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, कूल होगा। फ्रॉस्ट बाइट के डिस्कलर, ब्लेस्टर नोज, फिंगर टोस, ये क्या है कि ये एरिया आपके पास जो होती है ना, ये नाजुक जो एरिया आपके पास है तो वो एरिया में यहाँ आपके पास ब्लेस्टर वो शो होगी, ठीक है ना, दाने दाने वो आएगी जिसमें फ्लूइड वगैरह भर जाती है, ठीक है ना। हाइपोटेंशन होगी, सिंपल मतलब ये है कि हाइपोटेंशन ये है कि हाइपोथर्मिया, स्पीड के डिहाइड्रेशन भी हो रही है, साथ में आपसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आप हाइपोथर्मिया में चले गए। अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो उसी की वजह से वो सर्कुलेट नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन आपको हुई। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, सिंपल मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं तो आप यूरिन को किस तरह पास करेंगे, तो उसी की वजह से जब हाइपोथर्मिया होगी तो उस टाइम जो यूरिनरी आउटपुट होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस प्रोग्रेसिंग टू कोमा। सिंपल मतलब है कि आपकी नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो आपकी मसल कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो जाती है, वो उसमें चेंजेस आती है। ये जो आपके पास ड्राउजी, ये मैंने पिछले उस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल आपकी जो मिडल ऑब्लांगेटा है तो वहाँ वो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से वो सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते जो रेस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ होती है, तो उसी की वजह से आप ज़्यादातर ड्राउजी ही रहते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स आती है इंड्यूस हाइपोथर्मिया। इट इज़ द डिलिबरेट लोअरिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर टू डिक्रीज द नीड फॉर ऑक्सीजन बाय द बॉडी टिश्यू सच एज ड्यूरिंग सर्टन सर्जरी। इंड्यूस आपके पास क्या है, जिसको हम खुद क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहता है। ये हम क्या करते हैं कि जब भी आपके पास सर्जरी होती है ना, तो सर्जरी के दौरान हम क्या करते हैं कि एक पेशेंट की जो हम टेम्परेचर है उसको लो रखते हैं। ये क्यों लो रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप देख लें कि पेशेंट से ब्लड लॉस ना हो। सो अगर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो वेजो कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर हाइपोथर्मिया में हमने डिस्कस किया ना कि हाइपोथर्मिया में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन के दौरान क्या होती है कि आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है लेकिन उसमें ब्लड फ्लो क्या होती है, वो कम होती है। किस तरह के, फॉर एग्जांपल एक पेप है, उसकी एक एरिया आप बंद कर ले, ठीक है ना। सो इट्स मीन कि आपने वेजो कंस्ट्रिक्शन किया तो आप देख ले कि उसकी प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसमें फ्लो बहुत कम आपके पास होती है, ठीक है ना। वेजो डायलेशन में प्रेशर कम होती है लेकिन फ्लो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है।
तो उसी की वजह से अगर किसी बंदे को सर्जरी होती है तो उसको हम इंड्यूस हाइपोथर्मिया कहते हैं, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि उसकी हमने खुद टेम्परेचर डिक्रीज़ करनी होती है ताकि पेशेंट से ज़्यादा जो ब्लड है वो लॉस ना हो सके। सेकंड पे है एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया कैन अकर एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपोज़र टू अ कोल्ड एनवायरनमेंट। आप ऐसी ही एनवायरनमेंट में रहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है ना? अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उसी की वजह से क्या होती है, आप उसको एक्सपोज़ है, यानी आपकी जो टेम्परेचर है वो क्या होती है, एक देखिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। गर्म एनवायरनमेंट में आप रहते हैं तो आप हाइपरथर्मिया में चले जाएँगे। आप कूल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसी की वजह से जो आपकी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना? सेकंड पे क्या है कि इमर्जन इन कूल वाटर एंड ये क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कूल वाटर है उसमें नहाते हैं या उसको पीते हैं या उस एरिया में आप रहते हैं तो उसी की वजह से क्या होगा, आपकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा। या लैक ऑफ एडिक्वेटेड क्लॉथिंग शेल्टर और हीट, क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी है बहुत ज़्यादा, आपके पास ना गर्म कपड़े हैं, ना आपके पास इस तरह की कोई गर्म चीज़ है जिसको आप खा सकें, पहन सकें, ठीक है? या शेल्टर वगैरह जिसको आप आपको प्रोटेक्ट करवा सके, ये चीज़ें नहीं है। तो उसी की वजह से क्या होगा, आपकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़मेंट उसमें आएगी। इन ओल्डर एडल्ट द प्रॉब्लम कैन बी कंपाउंडेड बाय अ डिक्रीज़ मेटाबॉलिक रेट एंड द यूज़ ऑफ सेडेटिव मेडिकेशन। अब सेडेटिव मेडिकेशन आप यूज़ करते हैं ना, तो उसी की वजह से जो आपकी क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी। इट्स मीन कि जो आपकी ब्रोंकियस होती है, आपकी वेसल होती है, वो कंट्रैक्ट होती है, ठीक है ना? क्योंकि जो आपकी ज़्यादातर सेडेटिव मेडिकेशन होती है, इसमें ज़्यादातर आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा सेडेटिव ही रहती है। तो उसी की वजह से जो आपकी रिस्पायरेटरी अ सिस्टम को कंट्रोल करना पॉसिबली नहीं होता। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है कि जो ओल्डर एडल्ट होते हैं तो उसमें मेनली जो आपके पास क्या है, उसकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वो सेडेटिव मेडिकेशन यूज़ करते हैं ज़्यादातर एडल्ट, तो उसी की वजह से ये क्या है, हर टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया में भी आ सकते हैं। ये साइड टू मेजर टेम्परेचर है, सबसे पहले हम ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पोरल आर्टरी, सही है ना? ओरली हम यूज़ करते हैं, सही है। तो ओरली क्या है कि ये आपके पास क्या है कि बस चीज़ों में ये क्या है, आपके पास इंडिकेटेड बाज़ में कंट्राइंडिकेटेड, डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की आपकी ओरल सर्जरी हुई है तो आप ओरली उसकी चेक नहीं कर सकते, सो आप अल्टरनेट रास्ता इख्तियार करेंगे, जैसे कि आप रेक्टली यूज़ करते हैं या एक्सिलरी उसकी यूज़ करते हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आपके पास क्या है कि ये आपके पास एयर में मौजूद होता है, तो यहाँ से वो तमाचे की शक्ल में इस तरह की थर्मामीटर होती है, तो उसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेक करते हैं, जिसको हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के, या टेम्पोरल आर्टरी आपके पास होती है तो वहाँ से भी आपके पास क्या है, जो मेनली आर्टरी है तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली आपके पास क्या है, ये 5 साइट होती हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कंडीशन ऑफ रेजिडेंट डिटर्मिनेशन विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, ये डिपेंड करता है कि आपने एक टाइम के दौरान आपके पास बेस्ट कंडीशन क्या है, बेस्ट चॉइस कौन सी होती है कि आपने कौन सा किया। फॉर एग्जांपल इस तरह की, फॉर एग्जांपल हेमोराइड सर्जरी किसी पेशेंट की हो रही है तो उसकी आप रेक्टल टेम्परेचर पर चेक नहीं कर सकते, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ये जो और आपके पास है ओरल है या एक्सिलरी, फिर उसकी हम टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं। या एक्सिला फॉर एग्जांपल उसकी शोल्डर सर्जरी हो, तो शोल्डर सर्जरी के दौरान आप फिर क्या करते हैं, उसकी बगल में आप टेम्परेचर नहीं रख सकते, थर्मामीटर नहीं रख सकते ताकि उसकी टेम्परेचर आप चेक करवा सके। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन में आपने कौन सा साइड वो करना है। अब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है आपके पास जो आपकी बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट है। सबसे पहले साइड की बात करते हैं ओरल की, तो उसकी एडवांटेजेस ये है कि एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट, आसान है और आप एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि थर्मामीटर कैन ब्रेक इफ बाइटन। अब बच्चा है तो बच्चे को आपने क्या कर दिया है, ओरल टेम्परेचर उसकी चेक कर रहा था, तो हो सकता है कि उसको वो बाइट कर सके। या आपके पास एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उस अनकॉन्शियस पेशेंट की कि फॉर एग्जांपल तो उस टाइम ये भी हो सकता है कि उसकी जो क्या है वो थर्मामीटर को बाइट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि उसमें जितने भी आपके पास क्या है मरकरी है, तो ये क्या है आपके पास फीटल एक चीज़ होती है जिसकी वजह से डेथ काज होती है। अगर वो एंटर हो गया, उसने एक्सपायरेट कर गया, तो उसी की वजह से पॉसिबली डेथ भी काज हो सकती है। इनएक्यूरेट इफ क्लाइंट हैज जस्ट इंजेस्ट हॉट और कोल्ड फूड और फ्लूइड और स्मोक कुड इंजरी द माउथ फॉलोइंग ओरल सर्जरी। अब ये क्या है कि एक बंदा है, उसने क्या कर दिया है कि फॉर एग्जांपल जूस पिए है, तो जूस अगर ठंडी हो तो उसका सिंपल मतलब ये है कि उसकी जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आएगी। अगर जूस उसने गरम चाय उसने पिए है तो इट्स मीन कि वो हाइपरथर्मिया में जाएगा आप जब टेम्परेचर चेक करेंगे। और अब कूल उसने जूस पी ली है
तो उस टाइम क्या होगा, हाइपोथर्मिया में होगा। या कुड इंजरी द माउथ फॉलोइंग ओरल सर्जरी, ठीक है ना, अगर उसकी माउथ सर्जरी हुई है तो अगर आप उस टाइम उसकी जो टेम्परेचर है ओरली चेक करना चाहते हैं तो उसी की वजह से क्या होगा, जो उसकी ओरल सर्जरी हो गई तो उसकी जो इन्फेक्शन है वो क्या होगी और स्पीड अप होगी, ठीक है ना। अब रेक्टल की बात करते हैं तो रिलायबल एंड मेजरमेंट, रिलायबल है, ठीक है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस ये कि इनकन्वीनियंट एंड मोर अनप्लीजेंट फॉर क्लाइंट, डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट हु कैन नॉट टर्न टू द साइड। अब ये क्या है कि डिपेंड करता है कि ज़्यादातर जो रेक्टली होता है तो मोस्ट कॉमनली इसमें इस तरह की वो आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि एक मसला इसमें ये आते हैं कि ज़्यादातर जो पेशेंट होती है उसको अच्छा नहीं लगता कि उसकी रेक्टली आप क्या कर सके, टेम्परेचर चेक कर सके। या ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट होते हैं कि वो इमूवेबल होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर सकते साइड वाइज पे, तो फिर क्या होगा, उसकी जो आप रेक्टली टेम्परेचर है वो चेक नहीं कर सकते। या कुड इंजर टू रेक्टम, ये क्या है कि अगर इस तरह की आप प्रॉपर टेक्निक नहीं आती नर्स को टेम्परेचर चेक करना रेक्टली, तो हो सकता है कि उसकी क्या हो गई हो जाए, उसकी आप रेक्टल जो है उसको इंजर हो सके। या प्रेजेंस ऑफ स्टूल में इंटरफेयर विद द थर्मामीटर प्लेसमेंट, ये क्या है, क्योंकि ज़्यादातर आप देख लें इसमें रेक्टली आपके पास इसमें स्टूल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उसके साथ स्टूल हो जाते हैं, तो ये क्या है कि उसकी जो प्लेसमेंट होती है थर्मामीटर की उसमें चेंजेस आ सकती है, ठीक है ना। एक्सिलरी साइड है तो उसकी एडवांटेजेस ये है कि सेफ एंड नॉन इन्वेसिव है, क्योंकि ज़्यादातर इसके हम नॉन इन्वेसिव इसलिए कि स्किन के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं, तो जब स्किन के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं, जो बॉडी होती है इसके इंटरनल नहीं जाती, जब इंटरनल जाएंगे तो उसको हम इन्वेसिव कहते हैं। स्किन के ऊपर आप कोई भी प्रोसीजर करना चाहते हैं, तो स्किल परफॉर्म करना जा रहे हैं, तो उसको हम नॉन इन्वेसिव कहते हैं। तो जो एक्जिला है तो ये नॉन इन्वेसिव है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस आपको बता रहा है कि द थर्मामीटर मे नीड टू बी लिफ्ट इन प्लेस अ लॉन्ग टाइम टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि जो एक्जिला होती है ना, इसमें क्या है कि मोस्ट कॉमनली अगर किसी एरिया में आप ज़्यादा आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं थर्मामीटर, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीजमेंट होगी, ये याद रखिए। अगर किसी भी एरिया में टाइम बहुत ज़्यादा लगती है कि वहाँ पे आप टेम्परेचर चेक कर सकें, तो उसके मेनली रीज़न होते हैं कि वहाँ पे ब्लड जो फ्लो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाती है कि वहाँ पे जो आपकी टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगती है, ठीक है ना। तो अगर देख ले तो एक्सिलरी की ये एक डिसएडवांटेज है कि इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगती है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है तो उसकी एडवांटेजेस ये है कि रेडिली एक्सेसिबल, रिफ्लेक्ट द कोर टेम्परेचर वेरी फास्ट। जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ना, तो ये बहुत फास्ट आपके पास क्या है, इसकी वजह से आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस आपको बता रहा है कि कैन बी अनकंफर्टेबल एंड इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरी टू मेम्ब्रेन इफ द प्रोब इज इंजर्ड टू फार। ये क्या है कि आप ये एयर के ज़रिए आप उसको चेक करते हैं कि अगर आपने टू फार इंसर्ट किया किस चीज़ को, थर्मामीटर को, तो पॉसिबल ये है कि जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है तो उसको आप रप्चर कर सकते हैं, इंजर कर सकते हैं। रिपीटेड मेजरमेंट में वेरी, राइट एंड लेफ्ट मेजरमेंट कैन डिफर। ये क्या है कि ये दोनों साइड से हम चेक करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आ सकती है। एक के एरिया जो आपके पास है एयर, इसमें एक टेम्परेचर आएगी, दूसरे में हो सकता है कि चेंजेस आ सकती है। प्रेजेंस ऑफ सिरमेन कैन अफेक्ट द रीडिंग। ये जो आपके पास क्या है, इसमें गंदगी या इस तरह की चीज़ें आपके पास सिरमेन अगर वहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसी की वजह से क्या होगा, जो आपकी रीडिंग है उसकी वजह से वो इफेक्ट होगा। टेम्पोरल आर्टरी है, अभी ये आपके पास एक साइड है, तो ये आपके पास सेफ एंड नॉन इन्वेसिव एंड वेरी फास्ट है आपके पास, ठीक है ना। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डेट में बी एक्सपेंसिव आर अनअवेलेबल। ये मेनली आपके पास उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो उसमें मेनली ये है कि वो या तो अनअवेलेबल है, मौजूद नहीं, अगर है भी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसी की वजह से ये इसकी डिसएडवांटेज है। वेरिएशन इन द टेक्निक नीडेड इफ़ द क्लाइंट हैज़ अ परस्पायरेशन ऑन द फोरहेड। क्या है कि अगर टेम्पोरल आप चेक करना चाहते हैं, तो अगर ये क्या है कि परस्पायरेशन हो रही है उसकी फोरहेड पे पेशेंट के, तो उसी की वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशन आती है टेक्निक्स में, कि जब आप क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया, ये आपको बता रहा है कि ये आपके पास कौन सा है। तो इसमें आप देख लें कि ये जो आपके पास है, तो ये आपके पास क्या है, मरकरी वाले है, ये भी डिजिटल वाला है, ये भी एक टाइप से ये भी डिजिटल वाला है। ये आपके पास टेम्पोरल आर्टरी में यूज़ होते हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए आपके पास ये यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी थर्मामीटर को आप बता रहे हैं कि ये आपके पास कौन सा एरिया होता है, तो अगर आप देख ले तो उसको हम
मरकरी बल्ब कहते हैं, या आपके पास ये कौन सा कंस्ट्रक्शन यानी फ्लो ऑफ क्या होती है, टेम्परेचर इसमें होती है। ये जो आपके पास पूरा एरिया होता है उसको हम स्टेम कहते हैं। ये आपके पास मरकरी कॉलम होते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं कि कहाँ से आपके पास क्या है कि कॉलम किस तरह बनी होती है, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट है या डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये आप देख ले तो ये आपके पास क्या है, स्केल है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए आज के आसपी के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको आप याद कर सकते हैं। सो थर्मामीटर जो होती है, टू पार्ट्स ऑफ थर्मामीटर, बल्ब एंड स्टेम। मेनली आपके पास क्या है, थर्मामीटर की दो ही पार्ट्स होती है, एक आपके पास होती है बल्ब और दूसरा होती है स्टेम बॉडी आपके पास होती है, ठीक है ना। तो उसमें बल्ब इज अ फ्रेजाइल पार्ट कंटेनिंग मर्करी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये क्या है कि जो आपके पास बल्ब होती है ना, तो बल्ब में क्या है, आपके पास बल्ब में इस तरह होती है कि इसमें मरकरी पाई जाती है जो कि टेम्परेचर के लिए वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है। ये मेनली हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर अगर चेक करना चाहते हैं तो मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ईजी तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पार्ट उसकी है, स्टेम इज हालो ट्यूब इन विच मरकरी कैन रेज, देयर आर टू स्केल फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इसमें मेनली आप देख ले तो स्टेम जो एरिया आपके पास होती है तो वो ट्यूब शाकल की तरह हॉल स्ट्रक्चर होती है कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी मरकरी होती है वहाँ से वो राइज होती है। उसको हम दो ही स्केल के ज़रिए करते हैं, एक आपके पास फ़ारेनहाइट है, दूसरा आपके पास सेल्सियस है। अच्छा, अभी आपको बता रहे हैं कि मरकरी अ लिक्विड मेटल विच इज सिल्वरी अपीयरेंस इज यूज इन थर्मामीटर बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू अ स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इज यूनिफॉर्म इजी विजिबल। ये क्या है कि क्यों हम मरकरी को यूज़ करते हैं थर्मामीटर में, तो इसका ये है कि इसकी सिल्वरी अपीयरेंस है, यानी इसकी जो आपके पास क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर आप उसमें यूज़ करते हैं थर्मामीटर में तो ये बहुत सेंसिटिव रहते हैं, जिसकी वजह से उसको आसानी होती है कि टेम्परेचर को क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। अभी आपको टेम्परेचर आपको बता रहा है कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, कि आप किस तरह क्या करेंगे, सेफ्टी आपको बता रहा है कि आप इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले आप ख्याल रखेंगे कि होल्ड रेक्टल एंड एक्सिलरी थर्मामीटर इन प्लेस, कि अगर आप क्या करते हैं कि रेक्टली यूज़ करते या लेते हैं पेशेंट की टेम्परेचर या एक्सिलरी, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, कि किस एरिया पे मैंने जो टेम्परेचर है वो प्लेस करना है। ओरली यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप माउथ के बजाय आप बगल में रखते, आपको प्रॉपर तरीके से उस एरिया का पता होना चाहिए कि कौन से एरिया से हम कौन सा टेम्परेचर वो लेते हैं। स्टे विद द रेजिडेंट व्हेन टेकिंग टेम्परेचर, इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर लेते हैं पेशेंट की और वो एक्सिलरी, वो तो एक्सिलरी में हमने ये डिस्कस किया कि ये इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो आप क्या करते हैं कि आप पेशेंट से फिर चले जाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करें, क्योंकि पॉसिबल ये है कि अगर एक बच्चा है या अनकॉन्शियस पेशेंट है और लिए आप टेम्परेचर लेते हैं तो हो सकता है कि उसको वो बाइट कर सके, तो अगर तो ज़्यादातर आप पेशेंट को के साथ रहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से फिर ये होता है कि ये पॉसिबल जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो पेशेंट उससे अवॉइड ही रहते हैं। थर्ड पे क्या है कि प्रायर टू यूज शेक लिक्विड इन ग्लास डाउन, कि ये क्या है कि आप उसको शेक करेंगे। शेक क्यों करेंगे कि जो प्रीवियसली टेम्परेचर उसने चेक की होती है उसको आप क्या कर सके, जो उसमें एरिया होती है जहाँ से टेम्परेचर डिटेक्ट होती है उस एरिया से वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। शेक थर्मामीटर अवे फ्रॉम रेजिडेंट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट, ये क्या है कि पेशेंट के सामने आप भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आप उसको इंजर कर सके, या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है तो उसी के सामने भी आपने नहीं करना, हो सकता है कि आपके हाथ से वो टूट जाए और वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। वाइट फ्रॉम इन टू टिप ऑफ थर्मामीटर प्रायर टू रीडिंग, ये क्या है कि आप इन से आप उसको या टिप से आप क्या करेंगे, टिप आप इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर को, तो टिप वो क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है उसको सक करेंगे, तो उसी की वजह से आपको टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से मालूम हो सकती है। डिले टेकिंग oral टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट इफ रेजिडेंट हैज़ बीन स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग हार्ड कूल लिक्विड, ये हमने कंट्रा इंडिकेटेड उसमें एक्सप्लेन की कि इसकी ओरली की ये है कि फॉर एग्जांपल किसी ने स्मोक की, किसी ने खाना खाया है, या किसी ने हार्ड ड्रिंक की या कूल ड्रिंक उसने की, तो उसी की वजह से उसकी टेम्परेचर में चेंजेस आ सकती है। तो पॉसिबली 10 to 15 मिनट आप पेशेंट के लिए उससे पूछेंगे, हिस्ट्री जब आप लेंगे तो आपको पता चल जाती है, तो उस टाइम आप क्या करें, पेशेंट के लिए 10 to 15 मिनट वेट करेंगे और फिर इसी के बाद आप ओरल टेम्परेचर लेंगे, ठीक है ना। ओरल क्या है कि मोस्ट